हमारा चद्दर का घर था। हमारे घर पर छत भी नहीं थी, कभी कभी जब बरसात हो जाती थी तो पानी भी गिरता था, उसमें हम साइड में बाल्टी लगा के मैं पढ़ाई करता था। जैसे आप समझ लीजिए, गली बॉय मूवी आपने देखी होगी, वहाँ पर छोटे छोटे घर बने होते हैं एक से लग के एक। तो मैं वहाँ पढ़ता था, काफ़ी शोर शराबा होता था वहाँ पर कि यार आपका तो प्री में भी सिलेक्शन नहीं होगा, आप तो ज़ीरो हो, आप तो पढ़ने वाले ही नहीं हो। तो ऐसे काफ़ी फेजेस आए, क्योंकि हिंदी मीडियम को होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे कोई पैसेज पढ़ने जाता था तो मुझे 2 लाइन भी नहीं पढ़ पाता था। देखिए, नीतू सिंह मैम की बुक बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, मैं लाया भी था, मैंने पढ़ा भी था। लेकिन कि मेरी एक ब्लैक कार है अच्छी सी शाइन करती हुई, उसके आगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, और सूट बूट में मैं उतरा हूँ गाड़ी से, और माँ बाप एकदम प्राउड से देख रहे हैं आपको। आज मुझे मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है, फिर जीके में मुझे हिस्ट्री का जो मिडीवल हिस्ट्री है वो रिवाइज़ करना है, वो मैं लिख लेता था। मुझे वॉकअप के 200 वर्ड्स फिर से रिवाइज़ करना है, वो कर लिया। या रीजनिंग के 100 क्वेश्चन लगाना है। ऐसे ही मैंने एक जो चिट है उस पर 5-6 टास्क लिख लिए। मेरे प्रमोशंस होते होते शायद मैं एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच जाऊं, ऐसा मुझे बताया है मेरे दोस्तों या मेरे सीनियर्स ने। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर मैं रिटायर होऊंगा तो आईआरएस ऑफिसर के बाद ही रिटायर होऊंगा, मेरे पास एक सरकारी गाड़ी होगी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ सिद्धार्थ भाई हैं। सिद्धार्थ भाई की अगर बात करें तो इन्होंने 2019 में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट इनको मिली है सीजीएल के थ्रू। इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे और ये पढ़ने में बहुत एवरेज थे, जैसा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि भैया किसी ऐसे एस्पिरेंट्स का, किसी ऐसे टॉपर्स का इंटरव्यू करो जो पढ़ने में बहुत साधारण रहा हो, और हिंदी माध्यम से इनकी सारी पढ़ाई लिखाई हुई है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी, बहुत स्ट्रगल रहा, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रगल रहे। इनकी माताजी ने काम किया, पिताजी को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जो भी एस्पिरेंट्स 2023 और 2022 में सीजीएल का सपना देख रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि सिद्धार्थ भाई बेसिक रहे हैं, कोई इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट से इन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो इनकी स्ट्रेटजी भी थोड़ी स्ट्रांग रही होगी, मजबूत रही होगी। इनको पता होगा कि किस तरीके से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाकर एसएस सीजीएल को क्रैक किया जा सकता है। तो सिद्धार्थ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो कैसे हो आप? अपना थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू अंकित जी, और मोटिवेशनल फैक्ट्री की सारी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद, जो मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं यहाँ के अपना इंटरव्यू दे सकूँ। मैं काफ़ी अच्छा हूँ, अभी मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मुझे मिली है 2019 बैच से। इसके पहले मैं बैंक में भी काम कर चुका हूँ। मैं एक हिंदी बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था। मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ, और 2019 बैच से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। और मेरा जो स्टडी जो था वो ऑन एन एवरेज ही मैं पढ़ाई में था। मैं ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था। जैसी कंडीशन थी फैमिली की, उस हिसाब से मैंने जो स्ट्रेटजी डिसाइड की थी वो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव रही। और एक डायरेक्शन जो है, मैंने हमेशा ये ध्यान रखा कि मैं एक लिमिटेड रिसोर्सेज में ही पढूं। इसलिए मैं यूट्यूब से बार बार वीडियो देखा करता था। मैं आपको बताऊं तो मैंने 1 साल तो केवल यूट्यूब के वीडियोज़ ही देखे हैं स्ट्रेटजी को लेकर के, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। जो मुझसे पहले जो टॉपर रह चुके हैं उन लोगों ने क्या बुक्स पढ़ी हैं, कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो हमें एक्स्ट्राज में नहीं रखना है, या ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, प्रीवियस ईयर्स पेपर के ऊपर ही फोकस करना है। ये चीज़ें का ध्यान मैंने काफ़ी रखा, और उसी के चलते आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। ग्रेट। आपने बोला कि 2019 में आपकी ग्रेजुएशन हुई, उसके जस्ट बाद आपने एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, तो फिर तैयारी आपने कब से स्टार्ट करी थी? तैयारी मैंने 2018 से स्टार्ट की थी, 2018, 19 और 2020 मार्च में हमारा एग्ज़ाम था। तो मुझे 3 साल लगभग मेरे प्रिपरेशन में लगाए थे। 1 साल में मैंने सिर्फ अपनी इंग्लिश पे जो है अच्छी कमांड की थी। हमारे गुरु थे मिस्टर एम के तिवारी सर, उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया था। क्योंकि हिंदी मीडियम को होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे कोई पैसेज पढ़ने जाता था तो मुझे 2 लाइन भी नहीं पढ़ पाता था। लेकिन जब मैंने मेहनत की, 1 साल तक अपनी वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर रूल्स पे अच्छी पकड़ बनाई, तब जाके वो पैसेज मुझे 2 से 3 मिनट में मैं ख़त्म कर लेता था, और क्वेश्चंस भी काफ़ी बना लेता था। और मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैं यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ता था, भूतेश सर की वीडियोस देखता था, या और भी राकेश यादव सर की जो बुक्स फॉलो करता था। और टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी है, एक कौशिक राज करके 2017 में AIR 1 थे, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर था। उनकी स्ट्रेटजी इंग्लिश की मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैं इन लोगों को फॉलो किया करता था। और एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना मेरा मेन मोटिव था।
आपने और भी बहुत सारे एग्जाम दिए, जैसे कि ऑफ कैमरा अपन बात कर रहे थे, CHSL आपका क्लियर हुआ, IBPS बैंक का जो क्लियर हुआ, और कितने एग्जाम दिए, उनकी कैसी जर्नी रही आपकी? सबसे पहले मैंने 2019 में एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे कट ऑफ से डबल मार्क्स आए थे, लेकिन उस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा था और मेरा मेंस का पेपर भी था एसएससी सीजीएल का, तो मैंने फिर वो फिज़िकल उसका स्किप किया था। उसके बाद मेरा एसएससी सीएचएसएल का पेपर क्लियर 2019 में, फिर एनटीपीसी प्री, आईबीपीएस क्लर्क, और आईबीएससीआईयू का एक एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, वहाँ पर भी मैं इंटरव्यू दे के आया था। आपने बताया कि आप एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे और हिंदी मीडियम से आपकी पढ़ाई लिखाई सारी हुई है, तो फिर ये गवर्नमेंट जॉब का, CGL का, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कहाँ से आपको पता चला, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? इसके मेरे इंस्पिरेशन के स्रोत मेरे बड़े भाई थे। उन्होंने ही मुझे ये सब बताया था कि आप डायरेक्टली जो है आप एक ऑफिसर बन सकते हो, और जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपको इतना पता नहीं होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो आपके जो बड़े भाई होते हैं, ये जो आपके रिश्तेदार होते हैं, हर किसी न किसी की फैमिली में एक बड़े भाई ज़रूर होते हैं जो जो आइडल होते हैं। तो मेरे भी कुछ एक समझ लीजिए एक तरह से सीनियर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था, उनकी बातें बहुत होती थी, तो उन्होंने बताया था कि आप ऐसा करो, इस एग्ज़ाम से आप इतने हाई लेवल तक पहुंच सकते हो, आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, आप गरीबी से उठ के एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, आप आगे जाके ग्रुप ए ऑफिसर बन सकते हो। जैसे अभी मेरे प्रमोशंस होते होते शायद मैं एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच जाऊं, ऐसा मुझे बताया है मेरे दोस्तों या मेरे सीनियर्स ने। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर मैं रिटायर होऊंगा तो आईआरएस ऑफिसर के बाद ही रिटायर होऊंगा, मेरे पास एक सरकारी गाड़ी होगी, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। सही है। ये सारी चीज़ें सोच के ही एक एस्पिरेंट के अंदर जुनून और मोटिवेशन आता है, सही बात है। और जैसा कि आपकी परिस्थितियाँ थोड़ी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इतनी अच्छी मजबूत नहीं थी, उसके बावजूद कैसे सारी चीज़ मैनेज हुई? जैसे कोचिंग का आपने कोचिंग लिया है नहीं लिया, कैसे पढ़ाई लिखाई हुई, रिसोर्सेज कहाँ से आपने जुटाए? तो स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में ही रहते हैं। जैसे मेरे घर पर भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, हमारा चद्दर का घर था, हमारे घर पर छत भी नहीं थी, कभी कभी जब बरसात हो जाती थी तो पानी भी गिरता था, उसमें साइड में बाल्टी लगा के मैं पढ़ाई करता था, जब बहुत ठंड हो जाती थी तो कंबल ओढ़ के फिर पढ़ाई करता था। काफ़ी प्रॉब्लम्स थी हमारे, मतलब मेरे घर ऐसा है कि जैसे आप समझ लीजिए एक गली बॉय मूवी आपने देखी होगी, वहाँ पर छोटे छोटे घर बने होते हैं एक से लग के एक, तो मैं वहाँ पढ़ता था, काफ़ी शोर शराबा होता था वहाँ पर, तो दिन में मैं पढ़ नहीं पाता था। तो मैं ऐसा करता था कि मैं रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ता था, फिर उसके बाद मैं सो जाता था, 12 बजे उठता था, फिर 2-3 घंटे में दिन में पढ़ लेता था। तो इस तरह से मेरी 7-8 घंटे की स्टडी हो जाती थी। तो ये काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ था, लेकिन मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, मैं आपको सच कहूँ तो, क्योंकि एक तरह से आपके जो 24 घंटे हैं आप उसको मनूवर करते हो, वो आपके कंट्रोल में होते हैं। जब आपको फील होता है कि हाँ दैट समथिंग इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ एंड यू आर बिकमिंग अ गुड पर्सन, और आप अपने आप को ही मोटिवेट करते रहते हो, कभी उठते हो कभी गिरते हो, कभी आपको ऐसा लगता है कि अब तो मैं ही नंबर 1 हूँ, मैं ही सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ, या मैं ही सबसे अच्छी रैंक लगाऊंगा। दूसरे पल आपको लगता है कि यार आपका तो प्री में भी सिलेक्शन नहीं होगा, आप तो ज़ीरो हो, आप तो पढ़ने वाले ही नहीं हो। तो ऐसे काफ़ी फेजेस आए, लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस होता गया, एग्ज़ाम्स देता गया, मॉक टेस्ट लगाते गया, तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ अब मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा मैं आसानी से। ये चीज़ इसमें जैसा कि जब ये चीज़ें चल रही थी लाइफ में, ऐसी कंडीशंस होती हैं कि घर पे दिक्कतें हैं, और फिर उस टाइम पे क्या है, लड़के बड़े बड़े सपने नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि घर पे बहुत दिक्कत है तो 10-5 हज़ार का कुछ काम कर लेते हैं, कोई जॉब ट्राई कर लेते हैं। उनके मन में आता ही नहीं है कि मैं तैयारी करूँगा, उसमें टाइम लगेगा, जैसे कि अपने 2-3 साल लग गए उसमें। तो ऐसा कभी आपके फेज़ आया मन में कि कुछ जॉब 10-5 हज़ार का कहीं काम कर लेते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा कोई एग्जाम दे लेते हैं, और मतलब स्ट्रेस भी होता होगा कि कुछ पैसों की दिक्कत चल रही है, तंगी चल रही है, ये सारी चीज़ कैसे हैंडल करी आपने? देखिए, इसके लिए मैंने ऐसा किया था कि मैं एकदम सोशली पूरा कट ऑफ हो गया था। सोशल मीडिया मेरा 2-3 साल तक बंद था, ना व्हाट्सअप ना फेसबुक, कुछ भी नहीं। मैं ना ही ज़्यादा लोगों से मिलता था। इसको मैं कहता था 360 डिग्री अप्रोच। मतलब एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ कि जैसे आपको किसी शादी में जाना है, तो आपको जीन्स की पैंट खरीदना पड़ेगी, आपको नए कपड़े खरीदना पड़ेंगे, फिर आप दोस्त को कॉल करोगे, फिर दोस्त गाड़ी लेके आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि वो आ ही नहीं पाएगा, वो लेट हो जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा वहाँ पर। फिर आप शादी में जाओगे तो आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाएगा जिसने कुछ कर लिया है ज़िंदगी में और आप अभी स्ट्रगलिंग लाइफ में हो, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेशन होता है। तो इस तरह से मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक बार ही
कम एज में अच्छी पोस्ट ले लूँगा तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा और एक तरह से एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आएगी मेरे लिए, और मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊँगा। क्योंकि मैं अंकित जी आपको एक बात बताऊँ, जब मेरे घर से मेरे माँ बाप निकलते हैं तो वो मुझे बोलते हैं, उन्हें वो ये कहते हैं कि आपका ही लड़का इंस्पेक्टर है। मतलब मोहल्ले में बस लगभग मेरी ही बात होती है, जब भी मैं जाता हूँ तो लोग मुझसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। और मेरे पिताजी जो है एकदम चौड़ी छाती करके घूमते हैं मोहल्ले में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वो मुझे आके बताते हैं कि आज उन्होंने मुझे ऐसा कहा, आज उन्होंने तुम्हारी ये तारीफ़ की। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जिन लोगों को जानता भी नहीं हूँ वो लोग भी मेरी तारीफ़ करते हैं, तो अच्छा लगता है इन चीज़ों में। आपके जैसे फैमिली, अपने पिताजी माताजी की बात करी, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब इनको ये सारे एग्जाम वगैरह के बारे में पता है, इनने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, कैसे मतलब आपके पिताजी माताजी भाई बहन और सारा कुछ? मेरे पिताजी एमए तक पढ़े हुए हैं, तो उन्हें सेंट्रल एक्साइज इन सब का थोड़ा नॉलेज है। लेकिन जो मेरी माता जी हैं वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाई हैं, तो उन्हें केवल इतना पता है कि सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम कुछ होता है, वो कुछ बड़ी चीज़ होती है। तो मेरी मम्मी जो है उन्हें किसी ने बोल दिया था कि बस तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ और बाकी कुछ चीज़ों पे ध्यान मत दो, तो उन्होंने वही मेहनत की और हम दोनों बच्चों को पढ़ाया। तो एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें सरकारी नौकरी के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होती है, बस उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब परसों इसकी जॉब लग जाएगी और पैसे आने लगेंगे घर में और एक हम फ़क्र से जी सकेंगे। क्योंकि एक सरकारी नौकरी होना घर में अपने आप में ही बड़ी एक गर्व की बात है अपने घर वालों के लिए, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, जैसा कि आपने इतना स्ट्रगल करके पढ़ाई करी, जैसे कि आपने बताया आपके घर पे पानी बारिश होती थी, सर्दी भी लगती थी, पानी वानी ये सब आता था, तो उस दौर को देख के और अभी जब आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं और जिस दिन रिजल्ट आया उसके बारे में थोड़ा बताओ। कैसा फैमिली वालों को कैसा लगा, मम्मी को, पिताजी को, दोस्तों को, यार को, उस दिन के बारे में बताओ कैसा रहा वो सर? मैं आपको बताऊं, जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे तो लगा था कि हाँ मेरा हो जाएगा, लेकिन जब घर पे फ़ोन किया तो वो लोग मुझसे ज़्यादा खुश थे। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि हम सोए नहीं है 2 दिन से, हम लोग इतनी खुशी हो रही है हमें, लोग आके हमें इतनी बधाइयाँ दे रहे हैं, उनको बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि आपका लड़का इंस्पेक्टर बन गया है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। और जब भी मैं मिलता हूँ उनसे तो वो मुझे काफ़ी फ़क्र से देखते हैं, उन्हें बार बार बोलते हैं कि हमारा भाई ये बन गया है। या एक उनके दोस्त ने तो पूछा था मेरे बड़े भाई के कि आपके सगे भाई हैं ये, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे सगे भाई हैं, मेरा भाई ही बना है इंस्पेक्टर। क्योंकि कभी कभी बिलीव नहीं होता है ना, जैसे कभी कभी मैं बताता था कि मेरे जो दोस्त हैं वो ये हैं, तो कभी आपके दोस्त ना भी हों तो भी आप बोल देते हो म्यूचुअली कि हाँ मेरा ही दोस्त था, ताकि आप बड़े दिखो। तो उन लोगों को ऐसा ना लगे तो भाई दिखा देते कि नहीं ये ही है, बचपन से मेरे साथ ही है। फिजिक्स वाला परिवार की तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पीडब्ल्यू के कोर्सेज पर अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है। इनके ऑलरेडी कोर्सेज के प्राइजेस बहुत कम होते हैं, इसको हर एस्पिरेंट्स अफोर्ड कर सकता है। तो इनके कोर्सेज के बारे में फटाफट से हम जानकारी ले लेते हैं। तो इनका पहला कोर्स है एसएससी सीजीएल 2023-24। इसकी प्राइस रखी गई है मात्र 1499 रुपये। इसमें आपको 100 मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं, फ्री करंट अफेयर्स मैगजीन भी आपको देखने को मिल जाती है। इस कोर्स का नाम है ब्रह्मास्त्र। दूसरे कोर्स की अगर बात करें तो दूसरा कोर्स है केवीएस 2022-23 के लिए। इसकी प्राइस भी 1499 रुपये रखी गई है। इस कोर्स का नाम है जीत 2.0। इसमें आपको श्रम बैच फ्री मिलता है विद जीत केवीएस जीत 2.0 के साथ। तीसरे बैच की अगर बात करें तो टारगेट पीआरटी, इसकी प्राइस रखी गई है 999 रुपये। इसमें आपको श्रम बैच फ्री मिलता है विद जीत केवीएस जीत 2.0 के साथ। और चौथे बैच की अगर बात करें तो एसएससी सीएचएसएल के लिए 2022 599 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। इसमें भी आपको फ्री करंट अफेयर्स मैगजीन मिलते हैं निश्चय 2.0 के नाम से बैच। एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए 599 रुपये भी इसकी प्राइस है, इसका नाम निश्चय बैच है। एसएससी एमटीएस के लिए भी कोर्स है, इसकी प्राइस 499 रुपये रखी गई है। इसमें भी आपको फ्री करंट अफेयर्स मैगजीन मिलते हैं। और भी बैच हैं जैसे केवीएस 2022-23 श्रम बैच है, जिसकी प्राइस 399 रुपये रखी गई है। आपको ये स्क्रीन पर सारी दिख रहे हैं। बाकी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनको कॉल कर सकते हो, इनका कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। तो सारा कुछ सेट हो गया, स्ट्रगल सारा ख़त्म हो गया, सरकारी जॉब भी मिल गई, बड़े भाई भी जॉब में है। तो अभी घर वाले माता पिताजी शादी के लिए बोल रहे होंगे, शादी का क्या अभी सीन है? नहीं नहीं, शादी का अभी तो कुछ सीन नहीं है। अभी बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद 5-6 साल बात करूँगा मैं, अभी तो कुछ प्लान नहीं है। अभी रिश्ते वगैरह तो आ रहे होंगे? हाँ, अभी 2-3 आए हैं, बाकी अभी शादी का कुछ प्लान नहीं है।
अभी आपकी स्ट्रेटजी वगैरह पे आते हैं, और ये तो आपकी जर्नी होगी, किस तरीके से आपने पढ़ाई लिखाई कैसे शुरुआत करी? जैसे इंग्लिश की बात करें, आप हिंदी मीडियम से थे तो इंग्लिश को कैसे आपने सुधारा, मैं तो ये सारा कुछ कैसे स्टार्ट कैसे किया, इनिशियल फेज़ की बात करें तो? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो मैंने ट्यूशन ली थी वहाँ से मैंने ब्लाइंडली सर को फॉलो किया था जैसा उन्होंने बताया था। 1 साल तक उनके मतलब 3-4 जो कॉपीज़ हैं उन्होंने भरवा दी थी अच्छी खासी, बहुत प्रैक्टिस कराते थे और बहुत डांटते थे वो एक गलती पे भी। मतलब अगर आप 10 में से 9 ला रहे हो तो वो ये पूछते थे कि आपका एक नंबर कैसे कट गया, मुझे 10 में से 10 चाहिए। तो बहुत डांटते थे वो। और वो क्या करते थे कि वो बोलते थे कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। सिटी न्यूज़ आती है उसमें, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर का तीसरा या दूसरा पेज खोलोगे तो वहाँ पर एकदम इजी न्यूज़ लिखी होती है कि आज इंदौर में क्या हुआ, आज इंदौर में क्या बन गया है, या क्या डेवलपमेंट हो गया है, शिवराज सिंह चौहान आए हैं, ऐसी चीज़ें। तो जो नेशनल न्यूज़ होती है वो थोड़ी टफ होती है और एडिटोरियल सबसे टफ होती है। तो इस तरीके से मैं क्या करता था, जैसे ही सिलेबस तो चल ही रहा था उसी के बीच में मैंने सोचा कि एग्ज़ाम पास में आ रहे तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देता हूँ ताकि मेरी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाए। तो वहाँ से मैं करता था। उसके बाद मैंने कुछ बुक्स फॉलो की थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, नीतू सिंह मैम की बुक बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, मैं लाया भी था, मैंने पढ़ा भी था। लेकिन हमारे एक सीनियर थे, वो बैंक पीओ बने थे कुछ साल पहले ही, तो उन्होंने मुझे बुक दी थी। वो अरिहंत की एक बुक थी, एसपी गुप्ता सर की है, एससी गुप्ता सर की है। तो उसमें क्या है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है। जैसे मैं कहूँ कि माय नेम इज़ सिद्धार्थ, तो उसमें लिखा रहेगा मेरा नाम सिद्धार्थ है। अब अगर उसमें ट्रांसलेशन भी करना है तो काफ़ी अच्छे दिए हुए, मतलब आपको अच्छी खासी मोटी बुक है और इजी बुक है। अगर कोई बंदा हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, उसको इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो वो उस बुक से पढ़ सकता है। जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट है, मुझे ग्रामर की रूल्स भी जो है कभी कभी समझ नहीं आते थे। जैसे इंग्लिश में कुछ भी लिखा हुआ था 2 लाइन में कि इज़ कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, ये चीज़ें में कन्फ्यूजन होता था। तो उसमें हिंदी में दिया होता है कि इज़ यहाँ यूज़ होता है, या पार्टिसिपल यहाँ यूज़ हुआ है, जेरेंड यहाँ यूज़ हुआ है, ऐसी चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं। और वोकेबुलरी के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन की बुक ली थी, और सेट्स भी आते हैं उसके अंदर, वो किया था। और किरण की प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है उसको किया था। ये तो इंग्लिश की बात होगी। और पढ़ाई आप कैसे करते थे? जैसे रिवीजन भी करना होता है, नोट्स भी बनाने होते हैं, तो कैसे आपका रूटीन कैसे रहता था कि इंग्लिश पहले पढ़ते थे, कितने घंटे इंग्लिश पढ़ते थे, कितने घंटे मैथ, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी आपकी? देखिए, सबसे पहले एक रोमन सैनी सर का एक मेथड है, वो बोलते थे कि जो सबसे टफ है उसको सबसे पहले रखो। तो जैसे मैथमेटिक्स जो है उस टाइम पे सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं 2-3 घंटा शुरू में सुबह सुबह वही पढ़ लेता था, या कभी कभी स्विच करके मैं वोकेबलरी रिवीजन कर लेता था। तो यूजुअली मेरा जो शेड्यूल रहता था वो पहले मैं मैथ्स पढ़ता था, उसके बाद मैं जीके पर आ जाता था, उसके बाद फिर इंग्लिश और रीजनिंग जो है थोड़ा बहुत कर लेता था। 1 घंटे से ज़्यादा, 1-2 घंटे से ज़्यादा मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन अभी का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कैंडिडेट को कि आप लोग रीजनिंग पे भी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स लगभग इक्वल कर दिया है उन लोगों ने। रूटीन की बात करें, एस्पिरेंट जैसे शुरुआत में किताबें लेकर आ जाता है, टेबल सजा लेता है पूरा, फिर एक बहुत टफ टाइम टेबल बना लेता है कि 12-15 घंटे पढ़ाई करना है, फिर वो उससे होता नहीं है, फिर डिमोटिवेट हो जाता है, फिर सारा वर्क बैलेंस है वो सब फेल हो जाता है उसका। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे रूटीन बनाना चाहिए? एक परफेक्ट रूटीन एक परफेक्ट एस्पिरेंट के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप किताबें इकट्ठा करना छोड़ दो, और ये मत सोचो कि कोई टॉपर जो है 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ के बना है तो मैं भी वो फॉलो करूँ। सबसे पहले आप स्टार्ट करो कि आप सिटिंग कितनी दे पा रहे हो, 1-2 घंटे आप बैठ पा रहे होगे नहीं, धीरे धीरे शुरू करो, आपका जो है रूटीन बनता जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि आप जब 1-1.5 घंटे पढ़ लेते हो ना, उसके बाद ब्रेक लेना शुरू करो, एटलीस्ट आधे घंटे का ब्रेक लो। जो भी टॉपर बना है या जिसने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है उसने ब्रेक्स ज़रूर लिए होंगे, आप उनसे पूछना। 2 घंटे के बाद हर कोई ब्रेक लेता है, क्योंकि हमारे माइंड में चीज़ें नहीं घुसती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि 2-3 घंटा पढ़ना शुरू करें। मैं पूरे दिन का बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट डे शुरू कर रहे हो तो 2 या 3 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है। धीरे धीरे आप बढ़ोगे, 1 महीने बाद आप 5 घंटे पर आओगे, उसके अगले महीने बाद आप 7 घंटे पर आओगे, और ऐसे ही आप कंसिस्टेंसी बनाते रहोगे। जैसा अंकित जी, मैं 3 साल तक पढ़ाई की थी मैंने, और 7 घंटे तक मेरा कंटिन्यूस रहा था। इसमें मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करूँगा कि मैं अपनी फ़िज़िकल फिटनेस और अपनी हेल्थ पर काफ़ी ध्यान देता था। जैसे डाइट क्या कहूँ, या फिर मैं कहूँ कि जो खाना होता है वो मैं बहुत चूज़ी हूँ खाने के मामले में। जो मैं जंक फूड ज़्यादा नहीं खाता था,
मैं प्रॉपरली ब्रेकफास्ट किया करता था और लंच करता था। ऐसा नहीं कि खाया ही नहीं है कुछ और बस पढ़े जा रहे हैं, ऐसा काफ़ी लोग करते हैं। अगर आपके पास वो चीज़ें हैं, एक्सेसिबल हैं, जैसे मैं तो घर पे रहकर ही पढ़ाई करता था, जो भी दोस्त लोग जो घर पे रहकर पढ़ते हैं, तो वो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इतना जुनून आ जाए कि आप खाना पीना भूल जाएं, आप सोना भूल जाएं। क्योंकि होगा क्या, अगर आप सोएंगे नहीं है, खाएंगे नहीं ना, तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर आप 7 दिन तक बैठ जाओगे, उसके बाद 7 दिन और लगेंगे रिकवर होने के लिए, उस फ्लो में आने के लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलरली, आप 12 घंटा मत पढ़ो, आप 8 घंटा पढ़ लो, लेकिन वो 8 घंटे अच्छे से पढ़ो। एंड आई गारंटी यू कि आपके वो 8 घंटे उस 12 घंटे वाले से ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम पर एक्टिव रहेगा। तो अ फिजिकल बॉडी लिव्स इन अ हेल्दी माइंड, ये कहावत एकदम सत्य है। ओके। जैसा कि इसमें एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, तो आपको और ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी आपके पास, तो आपके मन में कभी नहीं आया कि बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी में रह के तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे मुखर्जी नगर में जाके तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद जाके तैयारी कर रहे हैं, आप इंदौर से हो तो वहाँ भी कोचिंग हब है, वहाँ पे कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ऐसा नहीं आया कि शायद मैं कॉम्पिटिशन से बिछड़ जाऊँगा, मेरा होगा या नहीं होगा, वो कैसे सर चीज़ हुई? उस टाइम पर यही था कि जो मैं कहूँगा कि मेरी जो कंपनी थी, वो कॉलेज में मुझे अच्छे दोस्त मिल गए, तो मैं उन्हें फ़ोन लगा लेता था, तो वो लोग मुझे बता देते थे कि सिद्धार्थ देख, तेरे अंदर वो है, वो कर लेगा और सही डायरेक्शन में जाएगा तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं क्या करता था कि रोज़ की रोज़ एक टास्क लिस्ट बना लेता था। जैसे लाइक मैंने एक चिट्ठी पे लिख लिया कि आज मुझे मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ना है, फिर जीके में मुझे हिस्ट्री का जो मिडीवल हिस्ट्री है वो रिवाइज़ करना है, वो मैं लिख लेता था। मुझे वॉकअप के 200 वर्ड्स फिर से रिवाइज़ करना है, वो कर लिया, या रीजनिंग के 100 क्वेश्चन लगाना है। ऐसे ही मैंने एक जो चिट है उस पर 5-6 टास्क लिख लिए, और वो डे में मैं जैसे जैसे होते जाते थे टिक मार्क करते जाता था। ये टारगेट ओरिएंटेड स्टडी इसको मैं बोलता था। ना कि आप घंटे पर ध्यान मत दो, आप ये ध्यान दो कि आपने आउटपुट कितना निकाला है। जब भी बेड पर सोने जाओ तो ये सोचो कि आज मैंने कितना पढ़ लिया है, कितनी चीज़ें कवर हुई हैं, क्योंकि जब आप ये चीज़ें करते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और लाइब्रेरी की बात कहूँ तो मैंने सोचा था लाइब्रेरी जाऊँ, लेकिन उसमें यही है कि अगर आप सुबह गए तो फिर आपको सीधे शाम को ही आना है, और मैं ऐसा हूँ कि मैं उठते रहता हूँ बीच बीच में, 1-2 घंटे बाद मुझे ब्रेक चाहिए। मैं चीज़ें फ्लेक्सिबल रखता था, मैं मूवी भी देख लेता था, मैं कभी कभी घूमने भी चले जाता था, मैं खाने पीने पे भी ठीक ठाक ध्यान देता था। ये चीज़ें चलती रहती थी, मैंने इतना ज़्यादा लोड नहीं लिया कभी कि मुझे सिर्फ पढ़ना ही है। एक बैलेंस लाइफ में, एक अच्छी लाइफ जीते हुए एग्ज़ाम क्रैक हो सकते हैं। आपको केवल थोड़ा डिसिप्लिन रहने की आवश्यकता है। अभी जैसे मोटिवेशन की बात करें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के अंदर मोटिवेशन, वो आग पैदा नहीं हो पा रही है। जैसा कि आपने तो इतना कुछ झेला, फिर भी आप मोटिवेट रहे और लगातार पढ़ाई करते रहे और फाइनली आपने एक्साइज इंस्पेक्टर बने। तो इन लोगों के लिए जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मोटिवेशन नहीं ले पा रहे, मतलब बैठ ही नहीं पा रहे 2 घंटे 3 घंटे, और आपको भी पता है कि 7-8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर कॉम्पिटिशन को कम्पीट करना है, तो जॉब लेना है। तो इनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे, किस तरीके से आप इनको मोटिवेट करना चाहोगे? देखिए, मैं तो इतना बता सकता हूँ कि मैं कैसे मोटिवेट हुआ था। जब जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या मेरा डाउन फेज चल रहा है, तो उस टाइम पे मैं बस आंखें बंद करता था और मैं उस मोमेंट को एंजॉय करता था कि जब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो हर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता है, उसमें हर किसी की पोस्ट प्रेफरेंस वही हुआ करती थी। तो मैं सोचता था कि मेरी एक ब्लैक कार है अच्छी सी शाइन करती हुई, उसके आगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, और सूट बूट में मैं उतरा हूँ गाड़ी से, और माँ बाप एकदम प्राउड से देख रहे हैं आपको, सभी लोग देख रहे हैं कि हाँ यार इसने लाइफ में चेंज किया है, अपनी लाइफ में चेंज लाया है, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही चल रही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप स्ट्रगलिंग फेज़ में हो, और जैसे होता है ना कि आपके दोस्त लोग आपको बुला रहे हैं लेकिन आप जा नहीं रहे हो, तो आपकी उनसे लड़ाई हो जाती है, वो सोचते हैं कि इसको पता नहीं किस बात का घमंड आ गया है, ये तो एकदम अलग जा रहा है। तो वो फेज़ को ना आप एकदम नेगेटिव मत लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारा सोशल कट ऑफ हो गया है, अब हमारे दोस्त नहीं बचे हैं, अब तो हम ज़िंदगी में अकेले हैं। तो ट्रस्ट मी, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे और आप एक ऑफिसर बनोगे ना, तो वो खुद आके आपके पास बोलेगा कि ये मेरा भाई है। ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ कहाँ के दोस्त निकल के आए हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं मेरे पास, अंकित जी, जो 5 साल पहले मुझसे मिले थे कभी, और उनके फ़ोन आते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन सिद्धार्थ, हमें काफ़ी गर्व होता है कि तुम हमारे साथ पढ़े थे और आज एक ऑफिसर बन गए हो। तो ये चीज़ें होंगी, स्ट्रगल सभी की लाइफ में है। आपको केवल ये ध्यान रखना है,
आपको सिर्फ ना अपने आप को एक ऐसे छोटा बच्चा मान लो। जैसे छोटे बच्चे को हम क्या सिखाते हैं, हर एक चीज़ उसको चलना सिखाते हैं, उसको कुछ भी नहीं आता है स्टार्टिंग में। तो आप ये समझ लो कि एसएससी में आपको कुछ नहीं आता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि पढ़ाई किस डायरेक्शन में करना है। मॉक टेस्ट लगाते रहिए, मॉक टेस्ट इज़ अ मस्ट। जैसे जैसे जाएंगे जर्नी आपको समझ आती जाएगी और एक दिन आप एक ऑफिसर बन जाएंगे सब लोगों की तरह जो सिलेक्ट होते हैं। ये तो मोटिवेशन की बात। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी वीडियो देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि सिद्धार्थ भाई की जर्नी से बहुत मोटिवेशन मिला, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि किस तरीके से उन्होंने एक बिल्कुल ज़मीनी स्तर से बिल्कुल हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी और एक चौल में रह के, चौल कह सकते हैं जैसा कि उन्होंने बताया, छप्पड़ पड़ा हुआ था, पानी बारिश वारिश ऐसी परिस्थितियों में रह के, ऑड परिस्थितियाँ थी, वहाँ पर रह के उन्होंने तैयारी करी और फाइनली एक्साइज इंस्पेक्टर वो बने। तो कहने का मतलब ये है कि आप कैसी भी परिस्थितियों में हो, अगर लगातार मेहनत करोगे तो आप भी एक ना एक दिन सफल होगे। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी होगी, नहीं करी है तो अभी बिल्कुल जुट जाइए दिल से, एक ना एक दिन आपका भी सपना पूरा होगा, आपके भी माता पिता आप पर गर्व महसूस करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच।